ब्रिक्स को खत्म करने चला था अमेरिका, अब नाटो को बचाने के लाले पड़ गए हैं। नाटो खत्म होने की कगार पर है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर जयशंकर साहब ने अमेरिका को नसीहत दे डाली है। ताकत के नशे में अंधे ट्रंप ने दुनिया को ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जिससे बाहर निकलने का दम ट्रंप नहीं रखते। अब गेंद ईरान के पाले में है और ईरान ने ट्रंप के सामने शर्त रख दी है। लेकिन आज बात करेंगे कि अब दुनिया नाटो को नहीं बल्कि ब्रिक्स की बात करेगी। आज की दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जहाज रुक गए हैं और अमेरिका ईरान युद्ध ने सबको परेशानी में डाल दिया है। मुख्य समस्या है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये एक संकरी नदी जैसी जगह है, 33 किलोमीटर चौड़ी है और फिलहाल ये ईरान के कब्जे में है। यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। भारत की जरूरत की ऊर्जा भी लगभग 85% इसी रास्ते से आती है। कल्पना कीजिए कि कोई मुख्य चीज ही अगर बंद हो जाए तो फिर क्या हो। यहां ईरान ने दावा ऐसा किया है कि वो तब तक इसे बंद रखेंगे जब तक उसकी शर्तों को अमेरिका नहीं मान लेता और तब तक कच्चे तेल की कीमतें $200 को पार कर सकती हैं। यहां पर इससे महंगाई बढ़ेगी, दुनिया में फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मतलब दुनिया किस अंधेरे में चली जाएगी उसका अंदाजा शायद ट्रंप को था नहीं। ईरान ने इस हाईवे को अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ईरान कहता है कि हमारे दुश्मनों के जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे, लेकिन बाकी देशों के लिए खुला है, बस हमारे साथ बात करो। साथ में यह भी कहा गया है कि जो तेल यहां से लेकर आप गुजरेंगे, जो गैस आप यहां से लेकर गुजरेंगे, उसका पेमेंट चीनी करेंसी युआन में होना चाहिए। हमारे साथ बात करके समन्वय करके आप आराम से यहां से निकल सकते हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल और उसके दोस्तों के लिए, वो दोस्त जो युद्ध में उसका साथ दे रहे हैं, उनके लिए पूरी तरीके से रास्ता बंद है। नतीजा यह हुआ कि 25% तक तेल के दाम अमेरिका में बढ़ चुके हैं। इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। आयरन डोम सिस्टम उसका लगभग कमजोर है और अमेरिका उस इंटरसेप्टर की जो खेप है वो इजराइल में भेज नहीं रहा है। फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा दी, मतलब समुद्र में एक बमों का जाल बिछा दिया। बम से कोई भी जहाज टकराएगा तो वहीं पर उसी समंदर में समा जाएगा। अमेरिका ने दावा किया कि उसने 16 से 60 ईरानी जहाजों को डुबा दिया जो माइंस बिछा रहे थे। ईरान की नेवी कमजोर है, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट भी नहीं बची, लेकिन वो छोटे छोटे स्पीड बोट और ड्रोन से जहाजों पर हमला कर रहे हैं। नतीजा, तेल की कीमत $100 को पार कर गई है। यह 2022 के बाद पहली बार है और अगर जल्दी नहीं खुला तो $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। दुनिया में महंगाई, अराजकता फैल रही है। अब यहां पर ये तो फैल ही रही है। अब ट्रंप से जब अकेले नहीं संभला तो उन्होंने नाटो के देशों को बुलाने की बात कही और पहले तो कहा कि आप आ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, रायता मैंने फैलाया, लेकिन आप इसे इकट्ठा करवा दीजिए। जब वो देश नहीं आए तो ट्रंप अपने तरीके के हिसाब से, जैसे वो करते हैं, धमकी देने पर उतर आए। ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो वाले मदद करो, अपने वॉरशिप भेजो। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान सबको कहा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर मदद नहीं की तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। यूरोपीय देश परिणाम भुगतेंगे, मतलब वो नाटो से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। कुल नाटो का बजट $1.5 ट्रिलियन है, रक्षा बजट, और सिर्फ अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का $1 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं नाटो के देश अमेरिका के ऊपर कितनी बुरी तरीके से निर्भर हैं। ट्रंप पहले ब्रिक्स को एंटी अमेरिका कहकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां नाटो और ब्रिक्स की जो तुलना है उसे समझिए। अब खुद नाटो को वो बचाने में लगे हैं, लेकिन कोई देश ठोस वादा नहीं कर रहा। फ्रांस, इटली तो ईरान से सीधे बात करने पहुंच चुके हैं ताकि उनके जहाज वहां से निकल सके। यूरोपियन यूनियन की बैठक हो रही है, लेकिन कोई वॉरशिप उन्होंने भी नहीं भेजी। बैठक इसलिए हो रही है कि अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे निकाला जाए, ईरान से बात कैसे की जाए। अब यहां पर जयशंकर साहब की भी एंट्री होती है। जयशंकर साहब ने भी फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वारशिप भेजने से बेहतर है शांत कूटनीति। हम ईरान से बात कर रहे हैं और यह काम भी कर रही है। उदाहरण के तौर पर 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज से गुजर गए हैं, भारत पहुंच चुके हैं, एक 16 तारीख में, एक 17 तारीख में, क्योंकि भारत ने ईरान से बात की, समन्वय किया। जयशंकर साहब ने कहा कि अगर और देश शामिल हों दुनिया के लिए बेहतर होगा।
भारत ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल संभाल रहा है, दिसंबर 2025 से ही, और इस बार का ब्रिक्स भारत में ही होने वाला है। इसीलिए हमारी कूटनीति काम कर रही है। ट्रंप की तरह धमकी नहीं, बातचीत से समाधान होना चाहिए। तो यह नसीहत जयशंकर साहब की तरफ से दी गई है अमेरिका को। अब ब्रिक्स की भी ताकत को जान लीजिए कि आखिरकार ब्रिक्स कितना ताकतवर है। ब्रिक्स में अब फिलहाल 11 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। जिस ईरान के साथ युद्ध चल रहा है वो ईरान भी इसका सदस्य है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3.6 अरब इसकी जनसंख्या है। दुनिया का कुल आबादी का 45% ये ब्रिक्स अपने पास रखता है। भारत और चीन अकेले मिलकर 2.8 अरब की जनसंख्या को रखते हैं। लगभग 280 करोड़ 360 करोड़ की जनसंख्या में से 280 करोड़ अकेले भारत और चीन रखते हैं। जीडीपी की अगर बात करें तो ब्रिक्स की नॉमिनल जीडीपी 28.5 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया का 26% हिस्सा इसमें आता है। और पीपीपी जीडीपी की अगर बात करें तो ये 35% से ज्यादा है, जो G7 से ज्यादा है, क्योंकि G7 की पीपीपी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 30% है दुनिया का, और ब्रिक्स का 35% है। 2030 तक ये 40 से 42 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान भी है। अब डॉलर का विकल्प की अगर बात करें, ब्रिक्स कोई नई करेंसी तो ला नहीं रहा है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार कहते आए हैं कि ब्रिक्स के देश एंटी अमेरिका हैं। एंटी अमेरिका क्यों है? क्योंकि ये देश अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। ये डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। डॉलर पर निर्भरता कम क्यों करना चाहते हैं? 2022 में जब रूस और यूक्रेन हुआ था तो उस वक्त अमेरिका ने सारे एसेट्स, जितनी भी जमा पूंजी थी रशिया की डॉलर में जो अमेरिका में जमा थी, वो सारी फ्रीज कर दी थी। भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए ये देश मिलकर काम कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई करेंसी स्पेसिफिक तो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन ब्रिक्स पे या फिर ब्रिक्स ब्रिज जैसे ब्लॉकचेन पर आधारित प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, जो भारत का डिजिटल रुपया, चीन का डिजिटल युआन आदि को जोड़ेगा। स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका का सिस्टम है, इसका यह विकल्प बनेगा। लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ेगा, जैसे भारत रूस रुपये और रूबल में व्यापार करते हैं। 2026 में भारत में ब्रिक्स समिट में यह सिस्टम शुरू करने का प्लान रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर से ऐसे समझिए, जैसे यूपीआई से भारत में पैसे भेजना आसान है, वैसे ही ब्रिक्स देशों के बीच डॉलर के बिना ट्रेड होगा। ट्रंप इसे एंटी अमेरिका कहते हैं, लेकिन ब्रिक्स कहता है कि किसी से लड़ाई नहीं, बल्कि अपना अलग रास्ता बनाना है। अब यहां ये तो हुआ ब्रिक्स का बात। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो इसमें जंग में कूदा तो नहीं है। अब अमेरिका नाटो का सदस्य है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब अमेरिका इस जंग में है, इस युद्ध में है, तो ये बाकी के नाटो के जो देश हैं वो क्यों नहीं आए, वो कहां हैं? तो नाटो का आर्टिकल 5 सिर्फ यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में हमले पर लागू होता है। हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में है, बाहर का इलाका है, तो यहां कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मतलब अगर ये नाटो के देश चाहें तो अमेरिका का साथ देने आ सकते हैं, अगर वो ना चाहें तो वो नहीं आ सकते। जैसे नाटो का रूल अगर अमेरिका पर हमला हो तो सब मदद करेंगे, जैसे 9/11 में हुआ था। लेकिन इराक सीरिया में यूएस बेस पर हमले हुए थे, वो नाटो उसमें नहीं कूदा था। इससे पहले जब अफगानिस्तान में था अमेरिका, तो वो अमेरिका की अपनी लड़ाई थी, नाटो के देश उसमें नहीं कूदे थे। अब इसी तरह ईरान वाली जो लड़ाई है वो अमेरिका की अपनी लड़ाई है। बड़े देश ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। फ्रांस, इटली ईरान से बात कर रहे हैं, वो अपने टैंक लेकर वहां से आ रहे हैं। ब्रिटेन विचार कर रहा है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं किया। ये वही ब्रिटेन है जिसे अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप की तरफ से कहा गया था, यहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे, कि अपनी वॉरशिप लेकर चले जाओ, हमें तुम्हारी वॉरशिप्स की जरूरत नहीं है। वही ट्रंप अब इन देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कारण युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचने का डर है, आर्थिक नुकसान होने का डर है। तेल रिजर्व से फिलहाल कई देश काम चला रहे हैं, और उन रिजर्व के खत्म होने से पहले अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो बहुत सारे देश ठप पड़ जाएंगे। इससे अगर बातचीत करेंगे तो डिप्लोमेसी बेहतर होगी। फोकस यूक्रेन पर,
ट्रंप सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं, ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। यह संकट दिखाता है कि दुनिया बदल रही है, अमेरिका अकेला नहीं लड़ पा रहा है, ब्रिक्स लगातार मजबूत हो रहा है, भारत की कूटनीति काम कर रही है, ट्रंप धमकी दे रहे हैं लेकिन सहयोगी टाल रहे हैं। अगर बातचीत हुई तो तेल सस्ता हो सकता है, वरना महंगाई लगातार जारी रहेगी। यहां पर ब्रिक्स लगातार अब मजबूत होगा क्योंकि चीन ने जो दांव खेला है ईरान के रास्ते कि जिसे भी यहां से गुजरना है उसे पेमेंट आपका युआन में करना होगा, तो इससे चीन की जो करेंसी है उसकी उपलब्धता, उसकी स्वीकार्यता दुनिया में और ज्यादा होगी। जो स्वीकार्यता आज डॉलर की है उस मुकाबले तो नहीं, लेकिन हां मजबूत जरूर होगी। दुनिया में आज 60% व्यापार डॉलर में होता है और लगभग 5% के आसपास व्यापार चीन की करेंसी युआन में होता है। लेकिन अगर ईरान मजबूर कर देता है देशों को कि वो युआन में तेल खरीदें, तब ये जो 5% का आंकड़ा है ये बढ़कर 7%, 8%, 10% तक पहुंच सकता है। और ये दिखाता है कि ब्रिक्स लगातार मजबूत हो रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।